हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज की वीडियो में हम लेक्चर 7 देखने वाले हैं भाषा विज्ञान का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है भाषा परिवर्तन की दिशाएं। ठीक है, तो भाषा में किस तरीके से परिवर्तन हुआ ये हम देखेंगे। इससे पहले हमने भाषा का विकास देखा और उसमें आने वाले बदलावों को देखा था। अब हम देखेंगे भाषा परिवर्तन जो होता है उसकी दिशाएं क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसका एक दूसरे के संपर्क में आना स्वाभाविक है। एक दूसरे के संपर्क में आने पर विचार विनिमय का माध्यम भाषा है। यानी कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि वो समाज में रहता है, समाज बना के रहता है। तो वो क्या है? एक दूसरे के संपर्क में भी आएगा। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा होगा। और जब वो संपर्क में आएगा तो विचार विनिमय भी करेगा और उसका माध्यम कौन बनेगी? भाषा। तो जिस प्रकार व्यक्ति और समाज में परिवर्तन आना स्वाभाविक है, उसी प्रकार भाषा में परिवर्तन आना भी स्वाभाविक ही है। भाषा के इस परिवर्तन को ही विकार अथवा विकास कहा जाता है। ठीक है, तो भाषा में जो परिवर्तन आता है इसे क्या कहते हैं? विकार भी कहते हैं। भाषा का विकार भी कहते हैं, भाषा का विकास भी कहते हैं। ठीक है, भाषा के पांचों रूपों में यह परिवर्तन दिखाई पड़ता है। ठीक है, यानी भाषा के जो पांचों रूप हैं उनमें ये परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए परिवर्तन की 5 प्रमुख दिशाएं हैं, जो कि इस प्रकार है: ध्वनि परिवर्तन, शब्द परिवर्तन, पद परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन। इसी रूप में इसमें परिवर्तन आता है। तो देखते हैं ये क्या क्या है। सबसे पहले है ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि चिन्ह भाषा के मूल आधार हैं और ध्वनि चिन्हों की समष्टि ही भाषा है। भाषा में जो भी परिवर्तन होता है उसका पहला सूत्रपात होता है ध्वनि परिवर्तन। ठीक है, ध्वनि परिवर्तन आकारण भी होता है और साकारण भी, दोनों प्रकार से होता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए क्या होता है कि जो संस्कृत में शब्द थे, ठीक है, वो धीरे धीरे करके चेंज हुए। वो क्या है? ध्वनि परिवर्तन। कहने का मतलब है पहले ना अन्नाग कहा जाता था, फिर अनाज कहा जाता था और फिर नाच कहा जाने लगा। किसे? अनाज को। ठीक है, अनाज को पहले अनाज कहा जाता था और अब क्या है? नाच कहा जाने लगा। आ को हटा दिया, आ का लोप हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ध्वनि परिवर्तन हो गया। ठीक, आगे देखिए, फिर आता है शब्द परिवर्तन। शब्द परिवर्तन में क्या होता है? अनेक ध्वनियों के मिलने से शब्द बनता है। हमें पता है जब कुछ ध्वनियाँ मिलती हैं तो क्या होता है? शब्द बनता है। सार्थक ध्वनि समूह को शब्द की संज्ञा दी जाती है। जिस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तन के द्वारा भाषा में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार शब्दों में परिवर्तन के द्वारा भी भाषा में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्दों में जो परिवर्तन होता है उससे क्या भाषा में परिवर्तन आता है? तो देखिए, वैदिक समय में मात्र बोलते थे। क्या बोलते थे? मात्र बोलते थे। लेकिन अभी आप मात्र बोलते हैं? नहीं, अभी हम क्या बोलते हैं? माता बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं। ठीक है, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ये क्या है? शब्द परिवर्तन। ठीक है, आगे देखिए, क्या आता है? पद परिवर्तन। सुबंत और तृणत को पद कहते हैं। शब्दों और धातुओं से सुप अथवा तृ प्रत्यय लगने पर प्रयोग के योग्य पद अथवा रूप बनते हैं। अपदम न प्रयोजित शब्द में पद बनाए बिना शब्द या धातु के प्रयोग के नहीं हो सकता। अतः सुबंत और तृत रूपों में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? पद परिवर्तन कहलाते हैं। इन्हें रूप परिवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, पद परिवर्तन को ही रूप परिवर्तन भी कहते हैं। संस्कृत, पाली और प्राकृत में शब्द रूप और धातु रूप संयोग अवस्था में है, जबकि हिंदी में ये किस में है? वियोग अवस्था में है। तो याद रखिएगा, शब्द रूप संयोग अवस्था में कहाँ मिलेंगे? संस्कृत, पाली और प्राकृत में, जबकि हिंदी में ये किस में मिलेंगे? वियोग अवस्था में मिलेंगे। वर्तमान आर्य भाषाओं बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि में भी वियोग अवस्था प्रचलित है। कारक चिन्हों और क्रिया चिन्हों के परिवर्तन के फलस्वरूप भाषा में पद परिवर्तन की दिशा सूचित होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो भाषा में पद परिवर्तन कब आता है? जब कारक चिन्हों और क्रिया चिन्हों में परिवर्तन होता है, उसी समय पर क्या आता है? पद परिवर्तन आता है। अगर मैं आपको इसका उदाहरण दूं तो यहाँ देखिए, रामः गृहं गच्छति। ठीक है, इसमें कितने हैं? 3 पद हैं। कितने पद हैं? 1 2 3, 3 पद हैं।
ठीक है। और हिंदी में एक वाक्य क्या बनेगा, राम घर जाता है। ठीक है, तो राम घर जाता है में कितने पद हो गए हिंदी में जाके, 4 पद हो गए, राम घर जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ये क्या होता है, ये पद परिवर्तन होता है। कागज चिन्हों का क्या हो जाता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ये 3 थे तो 3 ही बनना चाहिए थे, यहाँ पे क्या हुआ है 4 बन गए। ठीक है, आगे देखिए है वाक्य परिवर्तन। वाक्य पदों के संयोग से बनता है। चूंकि संस्कृत में वाक्य रचना परिष्कृत और व्यवस्थित है, अतः किसी भी पद को आगे या पीछे कर देने पर भी अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। इसके विपरीत अन्य भाषाओं में कर्ता, कर्म, क्रिया आदि के स्थान पर निर्धारित है। स्थान परिवर्तन करते ही उनके अर्थ बदल जाते हैं। संस्कृत में सामान्य रूप से कर्ता, कर्म, क्रिया यह क्रम है, परंतु इसमें परिवर्तन करने पर भी अर्थ नहीं बदलता। उदाहरण के लिए देखिए, रामः पुस्तकं पठति, पुस्तकं राम पठति, पठति रामा पुस्तकम आदि वाक्य का अर्थ समान है, यानी राम पुस्तक पढ़ता है, किसी भी तरीके से लिख दो। ठीक है, हिंदी के वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया यही क्रम है। क्रम बदल देने पर अर्थ में अंतर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका क्रम बदलेंगे तो अर्थ में अंतर आ जाएगा। जैसे शेर आदमी खाता है, ठीक है, यानी शेर आदमी को खाता है और आदमी शेर खाता है। अगर हमने जगह सी चीज़ इधर उधर करी, किससे क्या हो गया, यहाँ पे बता रहा है कि आदमी शेर को खाता है। इन दोनों वाक्य में अर्थ पूर्ण रूप से बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें जगह से अंतर से क्या हुआ, अर्थ बदल गया, जबकि संस्कृत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे देखिए, लास्ट आता है आपका अर्थ परिवर्तन। अर्थ परिवर्तन से भी भाषा में परिवर्तन की दिशा का ज्ञान होता है। जो शब्द मूल रूप में जिस अर्थ के बोधक थे, वे कालांतर में अपने मूल अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। कहीं पर अर्थ में विस्तार होता है तो कहीं पर संकोच, यानी कहीं अर्थ बढ़ जाता है तो कहीं घट जाता है, और कहीं पर अर्थ में मौलिक परिवर्तन होता है। इनको क्रमशः अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश कहते हैं। यानी कहीं पे इसे क्या कहते हैं, जब बढ़ेगा तो अर्थ विस्तार, घटेगा तो अर्थ संकोच, और जहाँ पे मौलिक परिवर्तन होगा वहाँ अर्थादेश। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम अभी हम भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं, जब हम अर्थ विज्ञान पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण देखिए कि तेल का अर्थ है तेल का सारभाग, यानी पहले तेल का जो अर्थ होता था वो था तिल का सारभाग। ठीक है, क्या होता था, तिल का सारभाग, लेकिन अब अर्थ विस्तार होने पे सभी द्रव्यों के सार के लिए आता है। यानी पहले सिर्फ तिल के लिए प्रयोग होता था तिल का, लेकिन अब क्या है, सरसों का तेल, गोले का तेल, मूंगफली का तेल, मिट्टी का तेल, सबके लिए क्या होता है, तेल ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।